नमस्ते सभी को। आज के हमारे अध्याय पहले का तीसरा पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसका तीसरा पार्ट है। आज हम देशी रियासतों के बारे में पढ़ेंगे, उनके विलय के बारे में पढ़ेंगे, रजवाड़ों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया था कल के वीडियो में कि जब भारत आज़ाद हुआ था 14-15 अगस्त की रात को 1947 में, उस टाइम महात्मा गांधी जी जो थे वह कलकत्ता में थे, वहां प्रार्थना सभा कर रहे थे। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार बोर्ड जो है अगर घुमाना चाहे ना तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को मुझे लगा कि बता देना चाहिए, तो फिर बता दिया। तो महात्मा गांधी जी जो तो थे वो आज़ादी के वक्त वहाँ कलकत्ता में थे। वहाँ पे हिंदू मुसलमान के जो दंगे हुए थे उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, और इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। गांधी जी ने इस दंगों को देखा, जब उन्होंने सुना, देखा, न्यूज़ें पढ़ी, तो वह दंग रह गए थे। उनके हमेशा वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। वह लोगों को हमेशा प्रेरणा देते रहे थे कि सत्य और मैं अहिंसा का मार्ग अपनाऊं। जब उन्होंने देखा कि जब आज़ादी आज़ादी मिली इतने सालों बाद और हमारा जो भारत है वो हिंदू मुसलमान के दंगों में फंस गया है, तो उनके दिल पे एक गहरी चोट पहुंची थी, आघात पहुंचा था। वह लगभग कुछ टाइम वहां रहे थे, फिर वहां से वह दिल्ली में दंगे बढ़ रहे थे तो दिल्ली आ गए थे 1 महीना बाद, और दिल्ली में रहकर उन्होंने दंगे शांत करने की कोशिश करी थी। और इसका बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ा था दिल्ली के दंगों को शांत करने में। तो महात्मा गांधी जी का रोल यहाँ पे बहुत स्पेशल हो जाता है। फिर एक अतिवादी, हिंदू अतिवादी नेता था, व्यक्ति था, नेता क्या कहें उसे, एक व्यक्ति था। उन्होंने हमारे पूज्य बापू जी का प्रार्थना सभा के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो थोड़ा सा ये टॉपिक था, कल बताना रह गया था, तो आज सोचा शुरुआत में वीडियो में बता देता हूँ। अब हम बात करें आज के हमारे टॉपिक की कि जो रजवाड़े थे, रजवाड़े क्या थे कि ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश इंडिया में पहले क्या था कि जब अंग्रेजों की एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी करके, वह भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। उन्होंने धीरे धीरे करके भारत के जो राज्य थे उनको अपने अधीन ला दिया था, उनको टैक्स देके, उनकी सुरक्षा के नाम पे उनको डरा के, ऐसे करके तो वह अपने अधीन ला लेके आए थे। तो उन पे सीधा उनका प्रभुत्व हो गया था धीरे धीरे करके। बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, जो राजा थे वह। फिर क्या होता है, 1857 का दंगा होता है, क्रांति होती है। दंगा तो क्या कहें, अपने हिंदुस्तान में उसे दंगा नहीं बोलते, उसे क्रांति बोलते। 1857 की क्रांति जो स्वतंत्रता की पहली अलख थी। हमारे भारतीयों ने उस टाइम सभी सिखों, मुसलमान और हिंदू ने, सब ने मिलकर एक क्रांति करी थी। उस क्रांति से पहले जो भारत का जो शासन था वो कंपनी संभालती थी। फिर 1857 की क्रांति के बाद भारत का जो शासन था वह सीधा ब्रिटेन के क्राउन के अंदर अंदर चला गया था, अंडर आ गया था, यानी उनके राजा के नीचे आ गया था। फिर राजाओं ने धीरे धीरे करके, ब्रिटेन के राजाओं ने धीरे धीरे करके कुछ ऐसी रियासतें थी जो उनको अपने अधीन ला दिया था, यानी उन पे, उन रियासतों पे सीधा प्रभुत्व उनका था। और कुछ ऐसे राज्य थे, यानी रजवाड़े थे छोटे बड़े, उन रजवाड़ों पे ब्रिटेन के क्राउन का सीधा प्रभुत्व नहीं था। वह वे उन राजाओं को सौंप दिए थे जो राजा चलाते थे, लेकिन उनको टैक्स वगैरह देते रहते थे, उनकी सुरक्षा वुरक्षा करते रहते थे। बस नाम मात्र के राज्य थे। और ये राज्य क्या करते थे, लोगों के साथ अन्याय करते थे। यानी यहाँ जो रजवाड़े थे ये अलोकतांत्रिक थे। जब भारत आजाद हुआ था तो हमारे नेताओं ने यह सपना देखा था कि हम, जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे। तो उनका सपना था कि पूरे भारत में लोकतांत्रिक सरकार बने। अब समस्या ये खड़ी हो जाती है कि जैसे ही ये रजवाड़े
ब्रिटेन ने घोषणा आज़ादी के वक्त घोषणा कर दी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी के साथ जा सकते हो। आप चाहो तो पाकिस्तान में जा सकते हो, आप चाहो तो हिंदुस्तान में रह सकते हो। अब होता क्या है कि ये जो रजवाड़े थे ना, कुछ राज्य, वह अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा कर देते। कुछ तो संविधान सभा में शामिल नहीं होते हैं और कुछ राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। उनका जो विलय है वो हम पढ़ेंगे इसमें। फिर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानेंगे, जो भारत के लौह पुरुष थे। इनका जन्म 1875 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1950 में हुई थी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। यह गृह मंत्री भी रहे और इन्होंने गृह मंत्री के तौर पे भारत का विलय करवाया था। और इनको लौह पुरुष कहा जाता। लौह पुरुष इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने भारत का विलय जो है बड़ी आसानी से कर दिया था, क्योंकि ये संभावना उस टाइम थी कि भारत जो है टुकड़ों में बंट जाएगा। अंग्रेज भी यही चाहते थे, उन्होंने ऐसा तीर छोड़ दिया था कि भारत जो है टुकड़ों में बंट जाए, हम तो चले जा रहे, पीछे भारतीय जो है वो टूट जाएंगे। क्योंकि उनकी जो नीतियां थी ना, वो फूट डालो और राज करो की नीतियां थी। तो उस वजह से फिर इन्होंने जो विलय करवाया था भारत का, वह काबिल तारीफ था। फिर जनता ने उनको एक उपाधि के तौर पर बोला था कि ये भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। ये थोड़े सा इनके बारे में और जान लें कि यह मौलिक अधिकार की जो समिति थी संविधान सभा की, उसमें ये उनसे संबंधित रहे। अल्पसंख्यक की जो समिति थी संविधान में, उनसे भी ये संबंधित थे। और प्रांतीय जो राज्यों का संविधान था, प्रांतीय संविधान था, उसमें भी ये संबंधित रहे थे। हमारे पहले गृह मंत्री और उप मुख्य प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको जानना थोड़ा सा हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनकी बदौलत ही आज हमारा जो भारत है वो अखंड बना हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का। कि जो रजवाड़े है, रजवाड़ों का मतलब होता है ऐसे स्थान जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का प्रभुत्व नहीं था, वहाँ पे सीधा राजा राज्य करते थे। राजा शासन चलाते थे। तो देश में ऐसे छोटे बड़े आकार के कई राजाओं का शासन था, उन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। इन राजाओं ने अंग्रेजों की गुलामी कबूल कर रखी थी। ये राजा अंग्रेजों की गुलामी कबूल कर रखे थे, लेकिन सिर्फ उनको टैक्स देते थे। अब शासन ये खुद चलाते थे, बस गुलाम थे। अंग्रेज जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पे अंग्रेजों का ही शासन चलता था यहाँ पे। फिर ब्रिटिश इंडिया के समय देश दो भागों में विभक्त था। एक हिस्सा जिस पर ब्रिटिश सरकार का सीधे तौर पर शासन होता था, तो दूसरा हिस्सा जहां पर रजवाड़े थे वहां पर राजाओं का शासन था। यानी ब्रिटिश इंडिया में भारत जो है वह दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक ऐसा हिस्सा था जहां पर ब्रिटेन का सीधा संबंध था, यानी ब्रिटेन क्राउन का सीधा संबंध था, उन्हें उनका शासन होता था, विभक्त था, शासन होता था। तथा दूसरा हिस्सा जहां पर रजवाड़े थे, यानी जहां राजाओं का शासन होता था, ये अंग्रेजों के ही गुलाम थे। उनके कहने हाँ में हाँ मिलाते थे, उनके कहे अनुसार कार्य करते थे। ये राजा ब्रिटिश इंडिया के अधीन कार्य करते थे, यानी उनकी हुकूमत के अंदर रह के कार्य करते थे। हर 4 भारतीय में एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। जैसे भारतीय तो टोटल 4 भारत के लोग हैं, उनमें से एक भारतीय जो था वह रजवाड़ों से संबंधित था, और 3 जो भारतीय थे वे अंग्रेजों का जो आधिपत्य वाला हिस्सा था उसके अधीन थे। अब रजवाड़ों की समस्या क्या थी भारत में? तो समस्या में देखेंगे हम कि जो ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को आज़ाद करने के साथ साथ यह भी निर्णय सुना दिया कि जो रजवाड़े हैं, वो रजवाड़ों की उस टाइम संख्या थी 565, भी स्वतंत्र है। वो चाहे तो भारत में मिल सकते हैं या फिर पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र राज्य भी बना सकते हैं। अब होता क्या है कि जो रजवाड़े हैं उस टाइम अपने स्वतंत्र राज्य चलाते थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत और पाकिस्तान को जब आज़ाद करा था, तो घोषणा साथ में ये भी कर दी कि जो हमारे अधीन रजवाड़े थे वो स्वतंत्र है, वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं और वो चाहे तो अपना स्वतंत्र राज्य भी बना सकते हैं, वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते थे। तो कुछ राजा ऐसे भी थे जिनके मन में लालच जगी थी। उन्होंने सोचा कि हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। उनमें से एक त्रावणकोर के राजा थे।
हैदराबाद का निजाम था, जम्मू कश्मीर का राजा था और एक भोपाल का नवाब था। भोपाल का नवाब भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये दूर रहा था, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कौन सा ऐसा था जो भारतीय संविधान सभा से दूर रहा था, तो वो भोपाल का नवाब है। ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय में साफ झलक रहा था कि वे भारत का खंडन करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार का जो ये निर्णय आया था कि जो स्वतंत्र राज्य है, रजवाड़े है, वह स्वतंत्र रह सकते हैं या फिर भारत में रहे या फिर पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो उनके इस निर्णय से साफ झलक रहा था कि वे भारत का खंडन करना चाहते थे, भारत के टुकड़े करना चाहते थे और भारत को बांटना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो, इसे डिवाइड एंड रूल नियम कहा जाता है, इसको अपनाया था। जब भारतीय लोगों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था तो इसी नियम के तहत बनाया था, क्योंकि भारतीय लोगों में एकता बहुत अच्छी थी। यहाँ हिंदू और मुसलमानों में प्रेम बहुत था। अब अंग्रेजों को समझ आ गया था कि इस तरीके से अपन अगर हुकूमत चलाएंगे तो ये संभव होने वाला है नहीं। फिर उन्होंने क्या करा कि भारतीयों को तोड़ने का काम किया और इस नीति को उन्होंने कहा था कि फूट डालो और राज करो। लोगों को तोड़ दो, उनको धर्म के नाम पे बांट दो, आपस में लड़ाओ, जाति के नाम पे लड़ाओ, फिर राज करो आसानी से। फिर क्या होता है कि लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लोहा पुरुष कहा जाता है, ने सूझबूझ की वजह से रजवाड़े भारत में शामिल होंगे इसके लिए तैयार हो गए और इस तरीके से 565 रजवाड़ों का, रियासतों और रजवाड़ों को भारत में शामिल कर दिया। और एकमात्र ऐसी विवादित राजवाड़ा था जो था जम्मू कश्मीर, जिसकी स्थिति थी वो आज भी अधर में लटकी हुई है, क्योंकि नेहरू जी चाहते थे कि हम इस जम्मू कश्मीर को एक सूझबूझ से, कूटनीति से अपने हिसाब भारत में शामिल करें। वहाँ का राजा था, वह भी चाहता था, अलग रहने की सोच रहा था, और उनकी कूटनीति की वजह से नेहरू ने पता नहीं क्या सोचा उन्होंने उस समय, और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से जम्मू कश्मीर को ये यूएनओ ले गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। वहां पर इनकी कूटनीति फेल हो गई। मेरे हिसाब से नेहरू की ये सबसे बड़ी गलती थी, जिनको वहां नहीं ले जाना चाहिए था आज। नहीं तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो था वो भारत का वैसे भी अधीन अंग है हमारा, लेकिन जो आज आतंकवाद की घटनाएं होती है वो वहाँ आज शायद अगर नेहरू जी वहां नहीं ले जाते तो वो कम हो जाती थी। हम रजवाड़ों के बारे में पढ़ रहे थे, रजवाड़ों का विलय पढ़ रहे थे। भारत में 4 ऐसे रजवाड़े थे, एक जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ये जो रजवाड़े थे सबसे ज्यादा परेशान इन्हीं रजवाड़ों के राजाओं, निजाम, नवाबों ने किया था। रजवाड़ों को हम पढ़ते हैं तो इस टॉपिक में हम सिर्फ हैदराबाद और मणिपुर, ये 2 रियासतें थी, इनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी वाला जो है वो हम 8वें अध्याय है इसी किताब का, उसमें पढ़ेंगे। तो एक चीज होती है, थोड़ा सा नोट करना यहाँ पे, कि भारत जो है 1947 में आजाद होता है। 1947 के बाद पहले जो आम चुनाव होते हैं वो 1951 और 1952 में होते हैं। इसके बीच का जो टाइम पीरियड है ना, इसमें एक सरकार बनाई थी जिसमें भारत का जो प्रधानमंत्री था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये प्रधानमंत्री जब बने थे ना, तो इस सरकार का नाम था अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार। अब ये अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि जब आज़ादी से पहले की जो सरकार थी 1947 और 1951-52 तक के बीच में, यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि काम चलाऊ सरकार। उस अंतरिम सरकार में जो ये विलय की प्रक्रिया थी ना, उसमें ये चीजें हुई थी सब, और अधिकतर रजवाड़े थे उन्होंने 1947 15 अगस्त 1947 से पहले पहले अपने आप को भारत में मिला दिया था। इसमें एक हम पढ़ेंगे सहमति पत्र, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसका अर्थ होता है कि इस पे जिसने साइन कर दिया ना,
वह भारत में शामिल हो गया, ऐसा मानते थे। अधिकतर रजवाड़ों ने इस पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और यह भारत में शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे रियासत या रजवाड़े थे जो मैंने पहले बताया, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ये रजवाड़े जो थे यह भारत में शामिल होने में आनाकानी कर रहे थे। इसी बीच सरकार जो है वो थोड़ी लचीली थी। 1947 की जो अंतरिम सरकार थी वह स्वायत्तता दे रही थी, जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ दी थी आर्टिकल 370 देकर, धाराएं देकर। ये सरकार थोड़ी लचीली होने के कारण वो स्वायत्तता दे रही थी, लालच दे रही थी, ताकि लोग जो राजा जो है भारत में शामिल हो जाए। फिर ये भी पैंतरा उनका उल्टा पड़ जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हैदराबाद का विलय, यानी हैदराबाद का विलय जो है वो भारत में किस प्रकार से होता है। अब थोड़ी सी बात करूं मैं, हैदराबाद भारत का मध्य में आता है बिल्कुल, यानी यह जो है बीच में, अभी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इसके आसपास का इलाका है। वर्तमान में कुछ हिस्सा आसपास के राज्यों को इसका दे दिया गया था। इस हैदराबाद में एक शासक था जिसका नाम था उस्मान अली। उस्मान अली खान निज़ाम था यहाँ का। यह नवाबी शौक वाला आदमी था, यानी ये दुनिया में उस टाइम जो अमीर लोग थे उनमें शुमार था। इसका नाम अमीरों की लिस्ट में आता था। चलो देखते हैं अब। हैदराबाद चारों तरफ से भारतीय इलाकों से एक महत्वपूर्ण एवं बड़ा रजवाड़ा था। यह बहुत बड़ा रजवाड़ा था भारत का और बीच में आता था भारत के मध्य में। हैदराबाद का जो निजाम था इसका नाम था उस्मान अली खान। कई बार पूछा जाता है कि हैदराबाद के निजाम का क्या नाम था, तो उसका नाम था उस्मान अली खान। यह आज़ादी के बाद खुद को यानी हैदराबाद को स्वतंत्र रखने का निर्णय करता है, भारत में शामिल होने में आनाकानी करता है। हैदराबाद भारत के केंद्र में स्थित था, जिसकी जनसंख्या लगभग 1,40,00,000 थी। इसकी जनसंख्या भी पूछी जाती है कि हैदराबाद की जनसंख्या कितनी थी उस टाइम, 1,40,00,000। इस जनसंख्या में लगभग 84% हिंदू थे, यानी हिंदू बाहुल्य का क्षेत्र था और राजा इसका था निजाम। हैदराबाद के निजाम पर पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगभग लगाया जाता है। लगभग क्या लगाया जाता है? हैदराबाद का जो निजाम था उस पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, यानी भारतीय लोगों को, भारतीय नेताओं को लग गया था कि ये पाकिस्तान में शामिल होने के प्रयास कर रहा है। उस कारण उसे शक के दायरे में रखा जाता है, आरोप लगता है। इसी बीच हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के विरुद्ध एक आंदोलन ने जोर पकड़ दिया। जो हैदराबाद की जो जनता थी और उसने, रियासत के जो लोग थे, उसने निजाम के शासन के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा कर दिया। इसमें हाँ, इस चीज में, यानी इस आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद की जो कांग्रेस थी वो सबसे अग्रिम पंक्ति में थी, जिसमें तेलंगाना के किसान भी शामिल हो गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी हैदराबाद की, और फिर तेलंगाना के किसान शामिल हो जाते, तो ये आंदोलन जो है बड़ा हो जाता है। अब बड़ा आंदोलन होता है तो वहां पर निजाम जो है वह अर्धसैनिक बल है, इसको रजाकार कहा जाता था। रजाकार, ये जो रजाकार थे ना, ये बड़े क्रूर थे, अत्याचारी थे, अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक लोग थे। ये दंगा फसाद करना ऐसे काम करते थे। इस अर्धसैनिक बल को रजाकार कहते थे। इसने, निजाम ने ये कार्रवाई के लिए इस रजाकार को आगे भेज दिया। इसके अलावा वहां लूट मार मचाई गई तथा हत्या और बलात्कार भी हुए। यहाँ लोगों को पर लूट मार मचाई गई और हत्याएं की गई, बलात्कार किए गए। और यह जो रजाकार था ना, इसने सबसे ज्यादा टारगेट किया नॉन मुस्लिम को, यानी गैर मुसलमान लोग थे, उनको इन्होंने टारगेट किया। तब सितंबर 1948 को भारत की सेना को भेजा गया। फिर हमारे जो गृह मंत्री थे तत्कालीन, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सितंबर 1948 को भारत की जो सेना थी, आर्मी को, उसको यहाँ हैदराबाद में भेजा गया था। अब एक बात बीच में और थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1947 में सरकार और इसके निजाम के बीच में एक यथाशक्ति समझौता हुआ था।
वह 1 साल के लिए समझौता था। उसी बीच में जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी या सरकार थी, वह इस निज़ाम से संपर्क स्थापित कर रही थी कि भाई तू भारत में मिल जा, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़ा रहा था। तो ये ध्यान रखना कि 1947 में एक समझौता हुआ था, यथाशक्ति समझौता। 1947 में यथाशक्ति समझौता। अ, भेजा गया और कुछ दिनों तक युद्ध चला। और जैसे ही इसका 1948 में जब भारत की सेना हैदराबाद जाती है और कुछ दिनों तक युद्ध चलता है और इन्हें समर्पण करना पड़ता है, यानी निजाम जो है हाथ खड़े कर देता है, हार मान लेता है। और इसी हार के साथ जो हैदराबाद है वह भारत में शामिल कर दिया जाता है और इस तरीके से एक पहला राज्य जो है वो भारत में शामिल हो जाता है। अब आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल हम मणिपुर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी से एक बार पुनः गुजारिश है कि हमेशा जो रहती है कि चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ और आप अपने जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें शेयर करें, जिससे हमारी जो दर्शक है उनमें बढ़ोतरी हो। और उसी के साथ आपको एक बार दिल से धन्यवाद जो आप इतना सपोर्ट बनाए रखे हैं हमारे चैनल पे। हमारी शुरुआत है और आप इसमें हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद सर।